नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि क्या नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का भारतीय जनता पार्टी में विलय होने वाला है। क्या नीतीश कुमार किसी शुभ मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं? क्या नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? क्या नीतीश कुमार अपनी जगह अपने पुत्र निशांत की ताजपोशी करने वाले हैं? मतलब क्या नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी में अपने दल का विलय कर निशांत कुमार की ताजपोशी करेंगे? ऐसे कई सवाल विगत दिनों चुनाव परिणाम आने के बाद से जो राजनीतिक डेवलपमेंट हुई है बिहार की राजनीति में, उसको अगर हम समझने का प्रयास करें कुछ संकेतों से, क्योंकि राजनीति में संकेत बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और आप याद कीजिए, जब जब नीतीश कुमार ने कोई बड़ा फैसला किया है, हर बार उसका संकेत कहीं ना कहीं इशारों में नीतीश कुमार देते रहे हैं। तो इस बार का संकेत क्या है आप याद कीजिए। मैं शुरुआत उल्टा करता हूं। उल्टा मतलब सबसे ताजा जो संकेत है नीतीश कुमार का, वह बिहार विधानसभा के अंदर जब 5 दिन का ये सत्र विधानसभा का चला है, इसमें क्या हुआ कि नीतीश जब सदस्यों के शपथ ग्रहण हो गई, सदस्यों के शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव हुआ, तो विधानसभा का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का चुना गया। प्रेम कुमार 9 बार के विधायक इस बार सर्वसम्मति से विधानसभा के अध्यक्ष बने। विधानसभा अध्यक्ष पिछली बार भी था। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि इस बार गृह मंत्रालय, जो नीतीश कुमार ने 20 वर्षों में अब तक किसी अपने सहयोगी को, चाहे सहयोगी बीजेपी रही हो या सहयोगी आरजेडी रही हो, किसी को भी दिया नहीं था, पहली बार नीतीश कुमार ने गृह मंत्रालय भारतीय जनता पार्टी को सौंप दिया। विधानसभा के अध्यक्ष भी बीजेपी के हैं। और हुआ क्या, विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद, अभिभाषण पर भाषण देते हुए ही नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी बात कही जो आज तक ऐसे नीतीश कुमार ने कभी नहीं कहा था। नीतीश कुमार ने विपक्ष की तरफ इशारा करते हुए कहा कि आप लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नमन करना चाहिए। प्रधानमंत्री को नमन इसलिए करना चाहिए कि प्रधानमंत्री ने बिहार को जितना दिया है उतना आज तक के बिहार के राजनीतिक इतिहास में कभी भी बिहार को नहीं मिला है। साथ ही नीतीश कुमार ने कहा, विपक्ष की तरफ ही इशारा करते हुए, कि अब आप लोग के तरफ कभी नहीं जाएंगे। और ऐसा तो पहले भी कहा था, बीजेपी के लिए भी कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। और ये बात बोलने के बाद 2 बार गए बीजेपी के साथ। एक बार 2017 में गए, जब आरजेडी के साथ सरकार बनाई थी चुनाव जीतकर, और आरजेडी को छोड़कर बीजेपी के साथ चले गए थे। फिर 2022 में तब भी कहा था नीतीश कुमार ने बीजेपी के लिए कि अब आपके साथ नहीं जाएंगे। संविधान पर डाका डाल रही है भारतीय जनता पार्टी। लेकिन उस बार में इस बार में एक अंतर क्या है, इस बात को देखिए। अंतर यह है कि नीतीश कुमार लगातार अपना मुख्यमंत्री पद जितने ताकत वो अपने पास रखा करते थे मुख्यमंत्री बनकर, चाहे सरकार बीजेपी के साथ बनाई हो, चाहे सरकार आरजेडी के साथ बनाई हो, वो ताकत भी नीतीश कुमार लगातार हस्तांतरित करते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। बिहार में गृह मंत्रालय नीतीश कुमार के द्वारा बीजेपी को दे देना छोटी घटना नहीं है। अब इस गृह मंत्रालय के उपयोग से भारतीय जनता पार्टी बिहार में भी उत्तर प्रदेश जैसा योगी मॉडल, बुलडोजर मॉडल चलाने पर आमादा है। और हर बीजेपी के कृत्य को नीतीश कुमार जस्टिफाई कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत कोई अभी नहीं हुई है। शुरुआत तो 2024 में पाला बदलने के साथ ही हो गई थी। आप याद कीजिए, 2024 में जब नीतीश कुमार इंडिया अलायंस को छोड़कर बीजेपी के साथ आए थे लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए, क्या कहा था नीतीश कुमार ने? नीतीश कुमार ने कहा था कि हम तो कुकर्म कर लिए, हम तो पाप कर लिए, अब कभी भी लौट कर नहीं जाएंगे। उसके बाद लोकसभा चुनाव का जब परिणाम आया, जब संसद के सेंट्रल हॉल में नरेंद्र मोदी को एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया, उस दिन का भाषण याद कीजिए नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार ने कहा था कि हम कई बार इधर उधर हो गए थे, भटक गए थे, अब कभी नहीं भटकेंगे।
याद कीजिए रैलियों में, चाहे वो लोकसभा चुनाव के दौरान रैली रहा हो या अभी विधानसभा चुनाव के दौरान जो रैलियां हुई बीजेपी के द्वारा, जो आम सभाएं एनडीए के द्वारा हुआ चुनाव सभा हुआ, उसमें हर बार प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, अमित शाह की मौजूदगी में नीतीश कुमार ने इसके लिए माफी तक मांगी कि अब हम आरजेडी के साथ किसी कीमत पर नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे, बीजेपी के साथ ही रहेंगे। और इतना ही नहीं, हर बार नरेंद्र मोदी को नमन करते रहे। न केवल विधानसभा में किया बल्कि विधानसभा के बाहर भी जितनी सभाएं नीतीश कुमार की हुई, हर सभा में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी का नमन करते हुए दिखे, प्रणाम करते हुए दिखे। इस प्रकार का बॉडी लैंग्वेज दिखाया, इस प्रकार का एक तरह से स्पीच में शब्दों का चयन किया, जिससे लगा कि नीतीश कुमार कितने एहसानमंद हैं नरेंद्र मोदी के। जिस नरेंद्र मोदी में उनको, नीतीश कुमार को संविधान पर खतरा दिखता था, जिस भारतीय जनता पार्टी में भारत जलाओ पार्टी दिखता था, उसी भारतीय जनता पार्टी, उसी नरेंद्र मोदी की प्रशंसा के कसीदे कर रहे हैं नीतीश कुमार। तो इसका मतलब जो मैं कह रहा हूं कि बीजेपी के में विलय, ये कुछ ज्यादा आपको लग रहा होगा। इसलिए भी लग सकता है कि चूंकि ऐसा तो नीतीश कुमार पहले भी कर चुके हैं और ऐसा केवल बीजेपी के लिए किया है, ऐसी बात नहीं है। नीतीश कुमार तो सोनिया गांधी के लिए भी इसी प्रकार की बातों का, शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। नीतीश कुमार तो लालू यादव के लिए भी ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं। नीतीश कुमार तो तेजस्वी यादव के लिए भी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर चुके हैं कि अब तो मेरा उम्र हो गया, अब तो यही लोग बिहार संभालेगा। तो क्या नीतीश कुमार फिर पलटी मार सकते हैं? पलटी मारना मित्रों एक बात होता है, लेकिन पलटी मारने का स्कोप छोड़ना यह बड़ी बात होती है। केवल इतना ही नहीं कि गृह मंत्रालय सौंप दिया, विधानसभा का अध्यक्ष सौंप दिया, उससे भी आगे बढ़कर देखिए, इस विधानसभा चुनाव के बाद जो मंत्रिमंडल बना है बिहार में, उस मंत्रिमंडल में आप देखेंगे जब जो सदस्य शामिल किए गए हैं और जिस प्रकार के चेहरों को नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की तरफ से मंत्री बनाया है, उन चेहरों को आप मिलाइए तो आपको दिखेगा कि नीतीश कुमार का भविष्य भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार ने तय कर लिया है। कैसे? नीतीश कुमार की पार्टी से जो 8 मंत्री बनाए गए हैं मित्रों, ये सभी के सभी बुजुर्ग मंत्री हैं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जितने भी मंत्री बनाए गए हैं, उसमें अधिकतर मंत्री नए मंत्री हैं। एक सबसे पहला मतलब, अगर नीतीश कुमार के साथ विजेंद्र यादव, विजय चौधरी, अशोक चौधरी, मदन सहनी जैसे बुजुर्ग मंत्री हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों के चेहरों को आप देखिए तो आपको मिलेंगी श्रेयसी सिंह मिलेगी, आपको मिलेंगे प्रमोद चंद्रवंशी, आपको मिलेंगे नितिन नवीन, आपको मिलेंगे सम्राट चौधरी, आपको मिलेंगे विजय सिन्हा। एक तरफ नीतीश कुमार के अधिकतर मंत्रियों की उम्र जो देखेंगे आप तो 60 प्लस मिलेंगे, वहीं भारतीय जनता पार्टी के अधिकतर मंत्रियों की उम्र 60 से नीचे की दिखेगी। एक दूसरा तो मतलब नीतीश कुमार के साथ ये सभी भूत मंत्री आपको दिखेंगे। भूत मतलब समकाल के संदर्भ में मैं बोल रहा हूं, मतलब भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, ठीक है। तो भारतीय जनता पार्टी के चेहरों में आपको सृष्टि सिंह दिखेंगी, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे में सम्राट चौधरी दिखेंगे, आपको भारतीय जनता पार्टी के चेहरे में प्रमोद चंद्रवंशी दिखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के चेहरे में आपको सभी कई युवा चेहरे आपको दिख जाएंगे। लेकिन वही नीतीश कुमार के चेहरों में सब के सब बुजुर्ग स्थापित 60, 65, 70 साल के मंत्री आपको दिखेंगे। दूसरा, जातीय समीकरण में नीतीश कुमार का जातीय समीकरण में सबसे बड़ा आधार क्या रहा था? अति पिछड़ा। मतलब कुर्मी कुशवाहा के बाद, लव कुश के बाद नीतीश कुमार ने खुद से जो वोट बैंक जोड़ा था, वो जोड़ा था, वोट बैंक था अति पिछड़ा का। इस मंत्रिमंडल में मित्रों अति पिछड़ा वर्ग से
5 मंत्री बनाए गए हैं, उसमें केवल एक जनता दल यूनाइटेड से मदन सहनी है। इसके अलावा 4 मंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं, अति पिछड़ा वर्ग के। 5 में 4 बीजेपी से, एक केवल और केवल जदयू से मदन सहनी। भारतीय जनता पार्टी से बनी है रमा निषाद, मल्लाह समाज की, भारतीय जनता पार्टी से कहार समाज से बने प्रमोद चंद्रवंशी, ठीक है। और अति पिछड़ा में देखिए आप, अति पिछड़ा में केवल 4 मंत्री ही नहीं बीजेपी की तरफ से है, बल्कि बीजेपी की तरफ से अति पिछड़ा विधानसभा के अध्यक्ष भी हैं। तो अति पिछड़ा से बीजेपी ने बनाया प्रमोद चंद्रवंशी कहार जाति के, अति पिछड़ा से रमा निषाद को बनाया बीजेपी तरफ से, बीजेपी की तरफ से सुरेंद्र मेहता धानुक जाति से मंत्रिमंडल में शामिल किए गए हैं। बीजेपी की तरफ से एक और मंत्री जो अति पिछड़ा समाज से है वो नारायण प्रसाद शाह, तेली जाति से, ठीक है। तो 5 में 4 मंत्री बीजेपी के अति पिछड़ा वर्ग से हैं। अब कुशवाहा जाति से देख लीजिए, एकमात्र जो अब सम्राट चौधरी जब डिप्टी सीएम है तो फिर उसके बाद दूसरे किसी चेहरे का महत्व नहीं रह जाता। बीजेपी से भूमिहार जाति से विजय सिन्हा है, तो अब विजय सिन्हा जब डिप्टी सीएम है तो उसके बाद विजय चौधरी का कद भी छोटा हो जाता है जो जदयू के मंत्री हैं, क्योंकि डिप्टी सीएम के सामने में, ठीक है, डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन जब कभी भी मंत्री और उप मुख्यमंत्री की बात होगी तो उप मुख्यमंत्री का चेहरा बड़ा दिखेगा। और नीतीश कुमार के साथ जो मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस राजनीति की नीतीश कुमार ने शुरुआत की उसमें क्या था, लवकुश, अति पिछड़ा और सवर्ण। अब सवर्णों में भूमिहार जाति से उप मुख्यमंत्री बीजेपी का, तो निश्चित है कि विजय चौधरी का कद बौना हो जाएगा, छोटा हो जाएगा उप मुख्यमंत्री के सामने में। वैसे ही सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में रहते हुए किसी भी कुशवाहा जाति के विधायक जो मंत्री हैं उनका कद छोटा हो जाता है। जैसे नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते हुए श्रवण कुमार कुर्मी है, किसी की नजर भी नहीं जाती, कोई सवाल भी नहीं पूछता कि कुर्मी जाति को कितना प्रतिनिधित्व मिला है, सम्राट कुशवाहा को कितना प्रतिनिधित्व मिला है, कौन कौन मंत्री हैं सम्राट चौधरी के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद। यह बहस बेमानी हो जाती है, यह बहस बेमानी हो जाती है विजय सिन्हा के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद कि भूमिहार समाज से और कौन मंत्री हैं, अति पिछड़ा समाज को क्या रिप्रेजेंटेशन मिला, किस पार्टी से मिला। यह बहस बेमानी हो जाती है जब एक तरफ बीजेपी के 4 और जदयू के एकमात्र मंत्री होते हैं। यादव समाज का प्रतिनिधित्व 2 मंत्री कर रहे हैं इस सरकार में। एक है विजेंद्र यादव, माने सबसे अधिक उम्र के मंत्री हैं, सबसे अनुभवी मंत्री हैं। लेकिन जब बात जातीय राजनीति की होती है तो जातीय राजनीति में रामकृपाल यादव का जो यादव नेता के रूप में कद है, जातीय राजनीति की बात मैं कर रहा हूं, मैं अनुभव की बात नहीं कर रहा। जातीय राजनीति में जो कद रामकृपाल यादव का रहा है यादव राजनीति में, वो कद विजेंद्र बाबू का कभी नहीं बना। उसके बाद आप देख लीजिए जिस प्रकार से दलित समाज से भी नीतीश कुमार ने एक मंत्री बनाया, सुनील कुमार, रविदास समाज से आते हैं। लेकिन जो बीजेपी है, बीजेपी ने किसको बनाया, लखेंद्र पासवान को, ठीक है। और एक और दूसरा पासवान जाति के मंत्री बने हैं संजय पासवान, जो चिराग पासवान की पार्टी से हैं। तो अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार में दलित राजनीति पर भी जो है नीतीश कुमार का क्या था आधार। दलित राजनीति को जब नीतीश कुमार ने मतलब उसको छेड़ने का प्रयास किया तो नीतीश कुमार ने क्या, गैर पासवान को, दलित समाज से पासवान को अलग करके महादलित का एक ब्लॉक बनाया। अब अगर मान लीजिए नीतीश कुमार अगर रविदास समाज से या किसी गैर पासवान जाति से किसी व्यक्ति को मंत्री बनाते हैं तो कई और चेहरे हो सकते थे नीतीश कुमार की सरकार में। अशोक चौधरी हैं तो अशोक चौधरी पासी समाज से आते हैं। महेश्वर हजारी को नीतीश कुमार ने मंत्री नहीं बनाया, जो कि मुझे लगता है कि रविदास जाति से इस विधानसभा में वरिष्ठतम सदस्य हो सकते हैं, जहां तक मेरा अनुमान है।
लेकिन महेश्वर हजारी को मंत्री नहीं बनाया, इसलिए कि महेश्वर हजारी के मंत्री बनते ही बीजेपी के लखनदेव पासवान और लोक जनशक्ति पार्टी के जो संजय पासवान है उनका कद छोटा हो जाएगा वहां मंत्रिमंडल में। तो ये सब जितने भी संकेत आपको निकल कर आ रहे हैं, ये सब संकेत इसी तरफ इशारा कर रहा है कि नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी में अब कोई अंतर नहीं रहा। और इस बात को मैं समाप्त करूंगा, इस बहस को, इस बात को आपको याद दिलाते हुए कि आप याद कीजिए वक्फ संशोधन एक्ट संसद में जब उस पर बहस चल रही थी तो आपको क्या उस बहस में ललन सिंह लोकसभा में और रामनाथ ठाकुर राज्यसभा में जब बहस पर जवाब दे रहे थे, बहस में जब अपना पार्टिसिपेट कर रहे थे, अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तब क्या आपको भारतीय जनता पार्टी के सांसदों में और नीतीश कुमार की पार्टी के सांसदों के भाषणों में कोई अंतर दिखा? नहीं। इन घटनाओं से पहले नीतीश कुमार का यह प्रयास होता था कि कम से कम भले ही वो बीजेपी के साथ गठबंधन में हो, लेकिन एक सेकुलर छवि नीतीश कुमार की निखर कर आए। लेकिन क्या अब नीतीश कुमार अपनी सेकुलर छवि के लिए प्रति उतने ही प्रतिबद्ध और कटिबद्ध दिखते हैं? नहीं। इस बार तो आपने देखा होगा विधानसभा चुनाव के दौरान जब चुनाव प्रचार चल रहा था, नीतीश कुमार की सभाओं में भी जय श्री राम का नारा वैसे ही लग रहा था जैसे सम्राट चौधरी की सभाओं में जय श्री राम के नारे लग रहे थे। तो संकेत क्या है? ये सब जितने भी संकेत निकल कर आ रहा है वो सब संकेत इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि नंबर 1, नीतीश कुमार अब कहीं पलटी मारने नहीं जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी में कोई अंतर नहीं रह गया है। अब भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार के बीच यह तय हो चुका है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड का भारतीय जनता पार्टी में विलय हो सकता है और उसके लिए केवल शुभ मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है। शुभ मुहूर्त का इंतजार इसलिए भी हो रहा है कि निशांत कुमार को कब नीतीश कुमार अपनी पार्टी का बागडोर सौंप देते हैं। आप याद कीजिए, एक और बात कहकर मैं अंतिम में इस विश्लेषण को समाप्त करूंगा। आप याद कीजिए उपेंद्र कुशवाहा का वह बयान, जब उपेंद्र कुशवाहा ने निशांत कुमार के राजनीति में आने देने के लिए नीतीश कुमार से जबरदस्त आग्रह किया था और उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि अगर पार्टी जदयू का नेतृत्व संभाल ले तो नीतीश कुमार पर से भार कमेगा, घटेगा। अब नीतीश कुमार को जिम्मेवारी बांट देनी चाहिए। तो क्या वो समय आ गया है जब नीतीश कुमार का उत्तराधिकारी बनकर निशांत कुमार इस सरकार में होंगे और निशांत कुमार नीतीश कुमार का प्रतिनिधित्व करेंगे, जदयू का नहीं करेंगे? तो उसके पीछे, उपेंद्र कुशवाहा के बयान के पीछे आप दोनों मकसद देख सकते हैं। एक तरफ उनको मिल रहे संकेत कि निशांत कुमार का समय आने वाला है और साथ ही अपने पुत्र के लिए भी रास्ता तैयार किया उपेंद्र कुशवाहा ने उसके माध्यम से। और सबसे अंत में विगत 2 दिन पहले संजय झा का बयान याद कर लीजिए। संजय झा ने क्या कहा? संजय झा ने कहा कि निशांत कुमार किसी भी समय अब राजनीति में आ सकते हैं, पार्टी में सक्रिय हो चुके हैं निशांत कुमार, केवल जिम्मेवारी मिलना बाकी है। बने रहिए पॉलिटिकल आइडिया के साथ। हम हर उस खबर का विश्लेषण लेकर आपके समक्ष आते रहेंगे, ऐसे ही जिसको जानने की, समझने की आपकी उत्कंठा रहती है, आपकी इच्छा रहती है। हम केवल खबर नहीं बताते बल्कि उस खबर के अंदर की बातें भी निकालकर उसको कई अलग अलग नजरिए से समझाने का प्रयास करते हैं। हमारा वीडियो कितना पसंद आता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।